चलिए यहां तक हम लोग पढ़े थे। इसके आगे देखेंगे, वाष्पीकरण बताए थे ना कि किसी भी ताप पर जब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलाव होने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? अब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होता है कहां से शुरू होता है? द्रव के ऊपरी सतह से। अब आगे आता है वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर। वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर। प्यारे बच्चों, वाष्पीकरण क्या है, क्वथनांक क्या है? क्वथनांक किसको कहा जाता है? जब पूरा द्रव से भाप बनना शुरू हो जाए, जितना भी द्रव होता है वो पूरा भाप बनना, पूरा पानी उबलने लगे तो उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण क्वथनांक। अच्छा बताओ, क्वथनांक किसी भी ताप पर हो जाएगा? नहीं होगा, किसी भी ताप पर नहीं होगा। उसके लिए निश्चित ताप चाहिए, उतना देर तक चाहिए, तब जाकर के वो पूरा पानी उबलेगा। वाष्पीकरण का क्या है? वो तो कूलर में पानी रखते हैं हम लोग और रखे रखे उड़ जाता है, तो वो तो किसी भी ताप पर हो गया ना। वाष्पीकरण जो है ये तो किसी भी ताप पर हो गया। और क्वथनांक जो है एक निश्चित ताप पर होता है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है कहां से शुरू होती है? ऊपरी सतह से, किसी भी द्रव के ऊपरी सतह से। और क्वथनांक की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो कहां से होती है? पूरे से। पूरे द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है, उसी को क्वथनांक कहा जाता है। इसके बाद में वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न होता है और क्वथनांक के कारण ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसमें अंतर। वाष्पीकरण देखो, दोनों वाष्प बनने की क्रिया है, दोनों में वाष्प बनता है, दोनों में वाष्प ही बनता है। लेकिन वाष्पीकरण जो है वाष्प बनने की एक मंद क्रिया है। पानी को आज बाल्टी में रख दो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन में धीरे धीरे कम होगा, लेकिन गर्म करोगे तो हो सकता है कि समय तक खत्म हो जाए। वो आंच के अनुसार जैसा उसको आंच देंगे वैसे ही वो क्या होगा, खत्म होगा जल्दी या धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये मंद क्रिया है ना। वाष्पीकरण जो है वाष्प बनने की कौन सी क्रिया है? मंद क्रिया है, मतलब धीरे धीरे होता है। और यह वाष्प बनने की क्या है? तीव्र क्रिया है, बहुत जल्दी जल्दी ना सूखेगा इसमें। यह केवल द्रव के ऊपरी सतह से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? ऊपरी सतह से। कोई भी द्रव रहेगा उसके ऊपरी सतह से शुरू होता है। और यह क्रिया संपूर्ण द्रव में ना, पूरा द्रव जब उबलने लगेगा तो क्वथनांक कहा जाता है। तो संपूर्ण सतह से, यह द्रव के सतह के विस्तार पर निर्भर करता है। आप सोचो अपने से कि अगर इतना बड़ा बर्तन में पानी रखेंगे, यही पानी को ऐसे रखेंगे, कौन जल्दी खत्म होगा? बड़ा बर्तन वाला। बड़ा बर्तन वाला जल्दी वाष्पीकरण होगा ना, क्योंकि ज्यादा देर तक है। आप सब्जी को कढ़ाई में उबालो और गिलास में उबालो, किसमें से जल्दी पानी जल्दी खत्म होगा? कढ़ाई वाला, क्योंकि उसका आयतन देखे होंगे, ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो ऊपर जितने जाता है उतना बढ़ता जाता है। वो कढ़ाई को देखे नहीं सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको वाष्पीकरण जो होगा बहुत तेजी से हो जाएगा उसका। चाहे देखे होंगे सीरा वरा जो बनाता है वो पतला बर्तन में नहीं बनाता है, सुराही में नहीं बनाता है, एक बड़ा सा ऐसा लाता है और उसमें बनाता है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा रहेगा जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा उसका। तो सतह के विस्तार पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। लेकिन अगर पानी उबल करके खत्म हो रहा है तो यह सतह के विस्तार पर निर्भर नहीं करता है। यह किसी भी ताप पर संपन्न हो जाएगा ना। बोलिए रहे हैं कि आप समुद्र में पानी रहता है, तालाब में पानी रहता है, क्या उसको गर्म किया जाता है? नहीं, लेकिन उबलता नहीं है वो सब। उबालने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए। तो यह किसी भी ताप पर संपन्न हो जाएगा और यह क्रिया एक निश्चित ताप पर संपन्न होगा, निश्चित ताप पर संपन्न होगा। द्रव में घुली अशुद्धियों वाष्पीकरण को दर को घटा देती है और द्रव में घुली अशुद्धियों के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब क्या है? अगर अशुद्ध पानी का वाष्पीकरण कराएंगे वो जल्दी खत्म नहीं होगा, वो जल्दी उड़ेगा नहीं। लेकिन अगर अशुद्धि रहेगा तो क्वथनांक बहुत जल्दी खत्म होगा, मतलब बहुत जल्दी पानी उड़ेगा। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है और क्वथनांक से ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। कौ गो अंतर हो गया? 6 गो। कौ गो अंतर हो गया? 6 गो। फिर से जो जो अंतर
नॉर्मल याद हो सकता है, उसको याद करो। वाष्पीकरण द्रव के ऊपरी सतह से शुरू होता है, क्वथनांक पूरे द्रव से, क्वथनांक पूरे द्रव से। मंद क्रिया कौन है? वाष्पीकरण। वाष्प बनने की मंद क्रिया कौन है? वाष्पीकरण। तीव्र क्रिया कौन है? क्वथनांक। तो क्वथनांक जो है वाष्प बनने की बहुत तेज क्रिया है, बहुत तेजी से होता है, और वाष्पीकरण जो होता है वो मंद क्रिया है। इसके बाद अशुद्ध, अगर वाष्पीकरण होगा तो उससे ठंडक उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा, ठंडक उत्पन्न होगा। क्वथनांक से ठंडक उत्पन्न नहीं होता है, क्वथनांक से ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी ताप पर कौची हो जाएगा? वाष्पीकरण। किसी भी ताप पर क्या संपन्न हो जाएगा? वाष्पीकरण। और क्वथनांक जो है एक निश्चित तापमान पर, पानी को बता नहीं रहे, पानी उबालो घरे तो कैसनो ताप पर उबलने लगेगा वो। आपको भी गुस्सा दिलाना हो तो क्या आराम से कहेंगे, ए मिंटू बड़ी खराब लड़का है, तो मिंटू गुस्सा जाएंगे। लेकिन उनको बढ़िया खारा खोटी सुनाया जाए, एक दो गो गलत वर्ड बोला जाए, देखिए खून खोलने लगेगा उनका, होगा ना ऐसा? तो वही हाल है। अगर ढंग, मतलब क्या है कि आदमी को भी गुस्सा दिलाने के लिए एक निश्चित कुछ बोलना होगा, तब जाकर के थोड़ा सा उसमें उबाल आएगा कि अरे 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 ऐसे कह दिया, आओ मुंह तोड़ देते हैं तुम्हारा हम। तो इस तरह से अगर अशुद्धि घुल जाएगा तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है? घट जाता है। और अशुद्धि घुल जाएगा तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलो बोलो, यह वाष्प बनने की मंद क्रिया है, यह वाष्प बनने की तीव्र क्रिया है। यह क्रिया द्रव के ऊपरी सतह से शुरू होती है, यह क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। द्रव के सतह के विस्तार पर यह निर्भर करता है। यह क्रिया, यह द्रव के सतह पर विस्तार पर निर्भर नहीं करता है। यह क्रिया किसी भी ताप पर संपन्न होती है। यह क्रिया एक निश्चित ताप पर संपन्न होती है। द्रव में घुली हुई अशुद्धियां वाष्पीकरण के दर को घटा देती है। द्रव में घुली हुई अशुद्धियां के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न होती है, क्वथनांक के कारण ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। क्वथनांक के कारण ठंडक उत्पन्न, बोलिए, क्वथनांक के कारण ठंडक के कारण ठंडक क्यों उत्पन्न होती है? देखो, मत देखो, मत देखो, नोट्स को रहने दो। वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न क्यों होती है? देखो, वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? बोलो, तापमान। क्या चाहिए? तापमान। बिना तापमान का तो वाष्पीकरण होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अच्छा, गर्मी में जल्दी कपड़ा सूखता है कि ठंडा में? गर्मी में काहे सूखता है, अब बताओ? तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि पानी, देखिए जमीन पे पानी हम लोग फेंकते हैं ना, पनिया उड़ जाता है, वाष्पीकरण होता है ना। अच्छा, जमीनिया पे पनिया फेंकते हैं तो पनिया, जमीनिया ठंडा हो जाता है कि गर्म हो जाता है? जमीनिया गर्म कहाँ से होता है? ठंडा ना हो जाता है जी, पाला ना हो जाता है। तो जाके अपन कुर्तवा पे फेंकना, तो अभी पानी पाला होगा कि ठंडा हो, गर्म हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा कि ठंडा हो जाएगा? गर्म ना हो जाएगा, ठंडा ना हो जाएगा। क्यों ठंडा हो गया? कुछ तो हुआ होगा। देखो, वाष्पीकरण से ठंडक कैसे उत्पन्न होता है? वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? तापमान। क्या चाहिए? अब तापमान ये लेगा कहां से? तो वाष्पीकरण, मान लो कि यहाँ पे बाल्टी में पानी रख दिया जाए तो उसका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? तापमान। क्या चाहिए? तापमान। तापमान में क्या करेगा? अगल बगल से क्या करेगा? ये खींचेगा। तो जब अगल बगल से तापमान खींचा तो तापमान, मान लो कि यहाँ पे तापमान खींच लिया, ये तो तापमान जब खींच लिया तो बाकी ठंडे ना हो जाएगा? ना बुझाया? क्या कह रहे हैं हम कि वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? तापमान। तो ये अगल बगल के तापमान को क्या करता है? ये खींचता है।
जब अगल बगल के तापमान को खींचेगा तो तापमान कम ही ना हो जाएगा अगल बगल का, आसपास का। तो आसपास का तापमान कम हुआ तो ठंडा हो गया, आसपास का तापमान कम हुआ तो क्या हो जाएगा। तो वाष्पीकरण के लिए तापमान की आवश्यकता होती है और वह तापमान अपने आसपास के पदार्थों से लेता है। इसी कारण से वाष्पीकरण के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, ठंडक उत्पन्न हो जाती है। होता क्या है देखो, हम जानते हैं कि खुले में रखा हुआ द्रव का क्या होता है, वाष्पीकरण। जब वाष्पीकरण के क्रम में ऊर्जा ज्यादा कम होने लगती है तो द्रव के कण आसपास की ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, ठंडक उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया क्या हुआ, फिर से बोलो। हम जानते हैं कि खुले में रखा हुआ द्रव का वाष्पीकरण निरंतर होते रहता है। जब वाष्पीकरण के क्रम में ऊर्जा ज्यादा कम होने लगती है तब द्रव के कण आसपास के ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इसी कारण ठंडक उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया क्या हो रहा है। जैसे वाष्पीकरण में खुला में अगर कोई भी द्रव रखेंगे तो उसका क्या होगा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, तापमान। तापमान कम होने लगेगा तो कहां से लेगा, आसपास के कणों से, पदार्थों से। आसपास के कणों से ले, जब ऊर्जा ले लेगा, तापमान ले लेगा तो आसपास ठंडे ना हो जाएगा। तो वाष्पीकरण के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, ठंडा उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया, अरे बोलो। नेक्स्ट अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताइए, 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। ठोस, द्रव, गैस। दुनिया का कोई भी पदार्थ या तो ठोस के रूप में रहेगा, द्रव के रूप में रहेगा, नहीं तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और, लेकिन 2 गो और अवस्था है, 2 गो और अवस्था है। चौथा अवस्था का नाम है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहते हैं। यह ठोस, गैस और द्रव की अवस्थाओं से भिन्न होता है। इस अवस्था में पदार्थ आयनीकृत गैस के रूप में उपस्थित रहता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं एक्चुअल में, 3, लेकिन चौथा भी अवस्था होता है। ऐसे पूछेगा कोई कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। चौथा भी अवस्था होता है जो ठोस, द्रव और गैस से बिल्कुल भिन्न रहता है। यह आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। आयन किसको कहा जाता है, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में 118 गो तत्व है। अभी तक केमिस्ट्री में अगर खोजा गया तो टोटल 118 गो तत्व खोजा जा चुका है। कितना खोजा जा चुका है, 118। देखो है ना यहाँ पे लास्ट 118। अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल है आप लोगों का एलिमेंट्स का। अब यहाँ पे सीखते हैं, इसमें 118 गो तत्व है। आयन किसको कहा जाता है, हम ये समझा रहे हैं थोड़ा सा। ये चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। बोरॉन कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। जिंक कितने नंबर पे है, 30 नंबर पे है। ये सब परमाणु संख्या है। जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है, ये सब क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है बबुआ, परमाणु संख्या क्या है बबुआ, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जैसे ये निकेल है, निकेल का परमाणु संख्या कितना है, 28। परमाणु संख्या का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। जितना परमाणु संख्या होता है
उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें होता है और उतना ही। तो चलो बताओ निकेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 28, क्योंकि 28 इसका क्या है, परमाणु संख्या। चलो बताओ टाइटेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 22। क्यों 22 होगा? क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना है? 22। और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन। तो बताओ मैग्नीज में कितना प्रोटॉन होगा? 25। मैग्नीज में कितना प्रोटॉन होगा? 25। और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 25। परमाणु संख्या कितना है इसका? 25। चलो बताओ नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। प्रोटॉन कितना होगा? और परमाणु संख्या भी कितना है? जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब आते हैं आगे, आयन किसको कहा जाता है हम ये समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे रहता है माइनस और प्रोटॉन पे क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? प्लस। बताओ जितना परमाणु संख्या उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और उतना ही क्या होता है? जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन, इतना ही। अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या 30 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन भी कितने हैं? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? हम अभी तुरंत बताए कि जितना इलेक्ट्रॉन और उतने। अब मान लो कि टाइटेनियम में ले लिया जाए, टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 22। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? ये कोची में रहता है माइनस में, ये कोची में रहता है। एक के घर में अगर माइनस और प्लस को बंद कर दे, कट कुट करके मर के क्या हो जाएगा? ये जीरो। जीरो। तो इसीलिए कोई भी तत्व उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों कोई चार्ज नहीं है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब मान लो हम तुमको 10 रुपया दिए, 2 मिनट में छीन लिए, तो तुम तो जैसा था वैसे ना रह गए ना, बुझाया? लेकिन अगर हम 10 रुपया दिए तुमसे 1 रुपया छीने खाली, तुम्हारा 9 रुपये का फायदा हुआ ना। अगर हम 10 रुपया दिया तुमसे 9 रुपये छीने, तब तो 1 रुपया बच गया ना। तो आयन देखो कब बनता है? शुरू में। चलो बताओ मैंगनीज उदासीन है कि नहीं है? है। क्यों है बताओ? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है? हाँ हेलो, प्रणाम। जी लगेगा। इससे बढ़िया तुम छुट्टिए कर देते। नहीं। हाँ चलो देखो, क्रोमियम में बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है? ई 24 माइनस में है 24, कट कुट करके क्या हो गया? अब देखो आयन कब बनता है? आयन कब बनता है? आयन कब बनता है? अगर कभी कभी क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाता है? तो अब मान लो कि एक वो इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा? -23। हाई कितना है? तो एगो प्लसवा बच जाएगा का। अब एक के लिखा जाएगा क्रोमियम पर प्लस। क्रोमियम पर क्या लिखा जाएगा? अगर किसी तत्व पर हाई से लिख देंगे प्लस, तो इसी चीज का कहा जाता है आयन। समझ में आ गया? अगर उस पर कोई चार्ज आ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? आयन। कैसे बन गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें से क्या कर गया? भाग गया। इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं ना कहीं तो गया होगा, खलिया घूम नहीं सकता है। मेरे पॉकेट से पैसा निकलेगा तो किसी के या तो हाथ में जाएगा, नहीं तो पर्स में जाएगा, नहीं तो पॉकेट में जाएगा, करोड़ों पे घूमेगा। कहीं ना कहीं तो गया होगा। तो मेरे पास घटा तो किसी के पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉनमा कहीं से क्लोरीन बटोर लिया। कौन बटोर लिया? क्लोरीन। 17 गो प्रोटॉन था एकरा भी और 17 गो कोची था, लेकिन कहीं से एकरा के कोची मिल गया? ये गो इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो अब बताओ को इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया? अब -18 हो गया। अब प्रोटोनवा को रह गया 17। तो घटाएंगे तो कौची आएगा? -1। तो क्लोरीन को अब ऐसे लिखना पड़ेगा Cl-। ये करे के क्या कहा जाता है? आया समझ में? आयन किसी को कहा जाएगा?
कुछ समझ में आया? जब किसी तत्व पर प्लस और माइनस का चार्ज आ जाता है तो इसी चीजों का क्या कहा जाता है? आयन। आयन आने का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का इधर उधर जाना। इलेक्ट्रॉन का इधर उधर, किसी में से निकलेगा तो आयन उत्पन्न होगा और किसी में घुसेगा तो भी आयन उत्पन्न होगा, क्योंकि पहले से सब क्या रहता है? बराबर रहता है। तो चलो, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और इस अवस्था में पदार्थ कैसे रहते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में। आयनीकृत गैस के रूप में। याद हो जाएगा? चलो बोलो, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। यह ठोस, द्रव और गैस से भिन्न होता है। इस अवस्था में पदार्थ आयनीकृत गैस के रूप में उपस्थित होता है। बताओ, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम क्या है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम क्या है? किस रूप में रहता है? आयनीकृत गैस। आयनीकृत। याद हो गया? अगला आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक और अवस्था है पदार्थ का, पांचवी अवस्था। पदार्थ के पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता। पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। इस अवस्था को बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। यह सामान्य वायु घनत्व के 1/1,00,000 हिस्से में सबसे कम घनत्व वाली गैस को निम्न ताप पर ठंडा करने पर प्राप्त होता है। देखो, दुनिया में सब गैस है ना, बहुत सारा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, रेडॉन, जीनॉन, ये सब गैस है। इन सब गैस में से सबसे कम घनत्व वाला गैस, घनत्व किसको कहा जाता है? प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। मतलब जो सबसे कम घना हो उसको वायु के 1/1,00,000 हिस्से में जब गर्म करेंगे तब प्राप्त होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बस इतना याद रखो, पदार्थ की चतुर्थ पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। बोलो, पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। यह सामान्य वायु घनत्व के 1/1,00,000 हिस्से में सबसे कम घनत्व वाली गैस को निम्न ताप पर ठंडा करने पर प्राप्त होता है। चलो बताओ, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। चतुर्थ अवस्था का नाम क्या है? चतुर्थ अवस्था का नाम क्या है? किस रूप में रहता है? आयनीकृत गैस। और पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तो गया। अरे बोलो, अब आता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। कैसन प्रश्न है? पहला, जो मुंह धो के आए हैं वही खाएंगे, कुल्ला करने वाले भी नहीं खाएंगे। मुंह धो के बरस ले जो आए हैं वही खाइए, मत बोलिएगा कि कुछ खिलाते नहीं है। ठीक है, चलिए, सबका नाश्ता हो गया ना? हम मुंह नहीं धोए इसलिए नहीं खा रहे हैं। अपने पर भी रूल लागू हुआ था, इसे तो हमारे घर ही के है ना, हम तो कबो खा लेंगे। ठीक है, गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। होता है ऐसा? मीट उट बनता है, मछली उछली बनता है, कहाँ बनता रही, होता है ऐसा ना? लेकिन ठंडे खाने की
ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठंडा खाने में नाक लगा के सूंघना पड़ता है। हाँ, लेकिन गर्म का खाना क्या होता है, दूरे से पता चल जाता है, हाँ बना था, आज लगा था मीठा मीठा कुछ बन रहा है। होता है ना ऐसा ना। अरे 1 जनवरी आ रहा है ना, देखना अभी सबके घर से गमक आएगा। गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है बताओ, होता क्या है? देखो, गमक चाहे महक किस रूप में रहता है? गैस के रूप में। किस रूप में रहता है? गैस के रूप में। गैस को जब गर्म करेंगे तो उसका फैलाव, उसका विस्तरण बहुत तेजी से होगा। गैस जब गर्म अवस्था में रहेगा तो बहुत तेजी से फैलेगा। तो बहुत तेजी से फैलेगा तो चारों तरफ फैल नहीं जाएगा। चारों तरफ फैल जाएगा तो दूर से नहीं जान जाएगा ओ कुछ बन रहा है। समझ में आया क्या हुआ? गैस जब गर्म अवस्था में रहता है, गैस गरम गरम खाना गर्म है ना है, जब गरम गरम है तो उसका गैस जो है जल्दी से फैलेगा, क्योंकि गरम करने पर गैस बहुत तेजी से फैलता है। और तेजी से फैलेगा तो खाना का गंध दूर तक चला नहीं जाएगा। तो सवाल देखो उत्तर क्या होगा इसका। हम जानते हैं कि कोई भी गंध किस अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में रहता है। और ताप बढ़ने से गैसों की गति क्या हो जाती है? तापमान जब होगा गैस बहुत तेजी से चलने लगता है। वो ऐसे से चल रहा था, जैसे गर्म किया गया तो ऐसे से चलने लगा। ठीक है, इसीलिए गर्म खाने की महक वायु में विसरित हो जाती है, जिसे हम दूर से ही महसूस कर लेते। गरम गरम खाना रहेगा, दूर से ही महक जाएगा, पता चल जाएगा ओ मिंटू घर बन रहा है कुछ हो। लेकिन इसके विपरीत ठंडे खाने की महक भोजन में ही समाहित रहती है। जो ठंडा खाना रहेगा उसका गमक महक भोजन में रहेगा। और ठंडा है तो फैलेगा नहीं, गैसवा क्या करेगा? फैलेगा नहीं। और गैसवा फैलेगा नहीं तो दूर से महकेगा वो। दूर से महक नहीं तो नाक से उसमें सटाना पड़ेगा ना जाकर के कि क्या है। तो इसलिए क्यों होता है बताओ। अब गैस जब गर्म अवस्था में रहता है तो उसका विस्तरण बहुत तेजी से होता है। तो देखो बोलो, हम जानते हैं कि कोई भी गंध गैसीय अवस्था में रहता है तथा ताप बढ़ने से गैसों की गति बढ़ जाती है। इसीलिए गरम खाने की महक दूर तक वायु में विसरित हो जाती है। गरम खाने की महक दूर तक वायु में विसरित हो जाती है, लेकिन इसीलिए हम इसे दूर से ही महसूस कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत ठंडे खाने की महक भोजन में ही समावेशित रहती है, जिसकी विसरण की गति काफी मंद होती है। फलस्वरूप ठंडे खाने के पास जाना पड़ता है। पता चल गया कैसे कैसे होता है। गरम खाना रहेगा, कोई भी गंध किस अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में। गरम गैस बहुत तेजी से क्या होता है? फैलता है। तो इसीलिए गरम गरम खाने का महक दूर से ही क्या हो जाता है? समझ में आ जाता है। लेकिन वही ठंडवा खानवा का महकिया खनवे में घुसल रहता है, ठंडवे में समावेशित रहता है। खनवे में समावेशित रहेगा तो उसको जाकर के नाक लगा के सूंघना ही ना पड़ेगा। याद हो गया? अरे बोलो, क्यों महकता है? कोई पूछेगा कि गरम गरम खाना काहे दूर से महक जाता है? क्यों महकता है बताओ? क्योंकि गैसीय अवस्था में रहता है, और गैस जब गर्म रहता है तो बहुत तेजी से क्या होता है? फैलता है। अगला सवाल, पानी में गोताखोर आसानी से पानी को काट देता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रकट होता है? पानी में आराम से तैर रहता है ना लोग, आसानी से पानी में क्या होता है? लोग तैर लेता है। इससे पानी का कौन सा गुण प्रकट होता है? पानी के कण को आसानी से गोताखोर क्या करता है? काट देता है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा बताओ, किसी भी पदार्थ जो होता है अगर तोड़ने में फोड़ने में मुश्किल हो रहा है, वो कौन सा बल कार्य करता है?
दृढ़ता। सभी पदार्थों को एक साथ बांध के रखने वाला बल कौन है? अंतराण्विक बल। कौन सा बल है? अंतराण्विक बल। इनर मोलिकुलर फोर्स रहता है जो सबको बांध के रखता है। अब बताओ, अगर किसी पदार्थ का अंतराण्विक बल कम है तो उसको जल्दी तोड़ेंगे कि धीरे धीरे तोड़ेंगे? जल्दी तोड़ेंगे ना। अंतराण्विक बल का काम क्या है? सभी पदार्थों को बांध के रखना, सभी पदार्थों को बांध के रखना, जल्दी टूटता नहीं है वो। लेकिन अगर पानी को कोई तोड़ रहा है जल्दी जल्दी, इसका मतलब उसका अंतराण्विक बल क्या है? कम है, तभी तो टूट रहा है वो। अगर आप पानी में घुस गए और घुस के पानी को काटते हुए चले जा रहे हैं, तो पानी में काटते हुए चले जा रहे हैं, तो अब चलिए ना ठोस में। कहाँ हो रहा है? कहाँ कुछ? अरे जा, मकान वाली को हमको भगा देंगे जी, कहना मत किसी से ना, ही टूट गया है तनकी से। हाँ, ठोस में आप घुस सकते हैं ऐसे करके। क्यों नहीं घुस सकते हैं? क्योंकि ठोस का अंतराण्विक बल क्या होता है? तो इसका उत्तर यही हुआ कि पानी का अंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत ही निर्बल होता है, बहुत ही वीक होता है, निर्बल होता है, कमजोर होता है, जो कि पदार्थ का एक गुण है। तो गोताखोर द्वारा पानी को काटने से प्रकट होता है कि पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या है? वीक है, निर्बल है, कमजोर है। इसी कारण से पानी को क्या करता है? वो काट देता है। तो बोलो, गोताखोर द्वारा पानी को काटने से यह प्रकट होता है कि पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत निर्बल है, जो कि पदार्थ का एक गुण है। समझ में आया? चलिए हम लोग शुरू से देखेंगे कि क्या क्या आज पढ़े हम लोग। पूरा अगर देखा जाए तो हम लोग शुरू किए थे कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर। तो वाष्पीकरण द्रव की ऊपरी सतह से शुरू होता है, क्वथनांक, चलो हम एक को बोल रहे हैं, आप लोग एक को बोलना। वाष्पीकरण द्रव के ऊपरी सतह से शुरू होता है क्वथनांक पूरे द्रव से। वाष्पीकरण किसी भी ताप पर होता है, क्वथनांक निश्चित ताप पर होता है। वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न होता है, क्वथनांक के कारण। अशुद्धि मिला रहेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है कि घट जाती है? तो अशुद्धि मिला रहेगा तो क्वथनांक का दर। वाष्पीकरण द्रव वाष्प बनने की एक मंद क्रिया है, तो क्वथनांक वाष्प बनने की एक तीव्र क्रिया है। वाष्पीकरण द्रव के सतह के विस्तार पर निर्भर करता है, तो क्वथनांक द्रव के सतह के विस्तार पर निर्भर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे वाष्पीकरण करके ठंड के कारण ठंडक क्यों उत्पन्न होता है। तो वाष्पीकरण के लिए ताप चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कम होने लगता है तो तापमान कहां से लेता है? आसपास के कण जब तापमान का त्याग करेगा तो ठंडक उत्पन्न होगा ना। अगला पढ़े हम लोग प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है? किस रूप में रहता है? आयनीकृत गैस। आयनीकृत पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला, गरम गरम खाने की गंध दूर से ही क्या होता है? आ जाता है, लेकिन ठंडे खाने की महक तो क्यों आ जाता है? गरम गरम खाने की महक, क्योंकि गंध गैसीय अवस्था में होता है। और जब गैस को गर्म करेंगे तो बहुत तेजी से क्या होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर खाना बने और बगल में पता न चले, आप ठंडा खाना बनाइए। कैसे बनेगा? कांचे खाना पड़ेगा सब। गैस की जरूरत नहीं है। अगर आप गैस बारे तो महक रोक लीजिएगा जी, महक कभी रुकता नहीं है। और दूसरा पढ़े कि पानी को गोताखोर कोई काट देता है, इससे कौन सा गुण प्रकट होता है? कि पानी के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या है? कम होता है, निर्बल होता है, कमजोर होता है। ठीक है, इतना ही।